हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तैयारी जोन में आपका स्वागत है। अब हम यूपी पीसीएस 2019 का पेपर डिस्कशन करेंगे। अब इस पेपर के आगे हम देखेंगे कि पिछले पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो अगर हम यहाँ देखें कि पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मकाबी, कैलिफोर्निया, हिमवश, भूमध्यसागरीय के तटीय क्षेत्र, और चैपरेल दक्षिण अफ्रीका, और मेट्रोरेल चिली। अब अगर यहाँ से हम देखें तो वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र दिया है। तो यहाँ हम लोग अगर देखें हिमवश, तो ये कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका। तो बी का अगर हम थर्ड देखें तो बी में थर्ड ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो अब हम लोग का क्या हुआ? या तो आंसर ये होगा या तो बी होगा। अब वहीं अगर हम लोग देखें कि चैपरेल कहाँ है, चैपरेल अगर हम लोग देखें कहाँ है, तो चैपरेल अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग को मिलेगा चैपरेल कैलिफोर्निया। चैपरेल कहाँ मिलेगा? हम लोग को सी का फर्स्ट कैलिफोर्निया मिलेगा। तो अब जब सी का फर्स्ट हो गया तो अब सी में फर्स्ट यही है, तो ये भी चला जाएगा। तो हम लोग का आंसर निकल आया ये। तो हम लोग को ए का सेकंड हो जाएगा। मकावी कहाँ है? मकावी भूमध्यसागरीय तटीय क्षेत्र है, और मेट्रोरेल ये कहाँ है? चिली है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ। राजधानी पूछा है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद है। तो 1 2 3 ये सीधा मिला हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ भी सूची मिलान करना है। अगर सूची हम लोग मिलान करेंगे तो ए का क्या होगा? अधिजीवी क्या है? अधिजीवी वनस्पति एपिफाइट्स, तो ये भूमध्य रेखीय है। बबुल अगर आप देखेंगे तो ये सहारा में पाया जाता है, क्योंकि बबुल जो होता है रेगिस्तानी क्षेत्र होता है। वहीं अगर देखें बेओबाब, तो ये सवाना क्षेत्र का है, और देवदार भूमध्यसागरीय क्षेत्र का है। ये देवदार क्या होता है? एक कोन, मतलब कोन वाली पत्ती वाला होता है, ठंडे इलाके में अक्सर होता है। तो अब यहाँ अगर हम देखें तो ए का सेकंड, तो ये सारे सेकंड है। बी अगर जाए तो बी का थर्ड, तो हमारा ये आंसर चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा। सी अगर जाए तो सी का क्या है? सी का फोर्थ सवाना, तो आंसर इसका ये होगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलें तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित पूछा है। तो पिग्मी कहाँ पाया जाता है? तो ये कांगो बेसिन में पाया जाता है, ये सही है। वहीं अंगामी नागालैंड में पाया जाता है, ऐनो जापान में पाया जाता है, और किर्गिज कहाँ पाया जाता है? सूडान में नहीं पाया जाता है, ये सेंट्रल एशिया में पाया जाता है। तो ये सुमेलित नहीं। सेंट्रल एशिया का मतलब मध्य एशिया। तो मध्य एशिया में पाया जाता है। वही 5 का देखें, एसेसर रीजन हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गया। बात सही है। हिंद महासागर से निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। हाँ लाभ है, लेकिन दूर के देशों को भी लाभ है। तो ये यहाँ दिया हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैन्य अड्डा बन गए हैं। तो ये बात तो सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो अगर देखें तो सबसे पूर्व छोटा नागपुर पठार पड़ेगा, तो ये हम लोग का कट हो जाएगा। वहीं अगर इसका देखें मैकाल, तो नहीं, मैकाल से पहले सतपुड़ा है, तो ये भी चला जाएगा। यहाँ देखो भी मैकाल से पहले सतपुड़ा है, तो ये भी चला जाएगा। तो आंसर हमारा ये बचेगा, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। तो सी का बी होगा। वहीं अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, ये भी एसेंशियल रीजन का क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ठीक, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमण क्षेत्र अवस्थित हैं।
मतलब लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स हिमालय में है। तो ये बात भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि जो ये होता है थ्रस्ट जोन, ये क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराता है, एनर्जी वहां रिस्टोर होती है, फिर एनर्जी रिलीज करती है, जो एनर्जी रिलीज होती है उससे अर्थ को आता है। तो ये बात सही है दोनों, और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्वेश्चन 7 का ये हो जाएगा। तो 8 देखें, तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो सरोवरीय मैदान का, लोएस्ट मैदान का, हिमनदीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। अगर हम देखें तो लोएस्ट मैदान का कौन है, तिब्बत का पठार है, तो ये नहीं होगा। तो इस किसका है, सरोवरीय मैदान का। वही क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। तो इसमें कौन सा है, दामोदर, क्योंकि दामोदर जो है भ्रंश घाटी से निकलती है। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 देखें, तो निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में से किसे बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ए शीतोष्ण घास का मैदान, बी उष्णकटिबंधीय मानसून प्रदेश, सी उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो इसका आंसर डी होगा, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश। वही क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो नंबर 1 में मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं, और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले। अब यहाँ देखो, जरूरी है कि हम जो पढ़े वही आए, लेकिन यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। अगर मुख्य हिमालय का निर्माण हम देखें तो ये सेनोजोइक काल में बना, निर्माण इसका हो रहा था। अब सेनोजोइक काल में अगर हम देखें तो उस टाइम में जीव जंतु नहीं थे। इसका मतलब कि मुख्य हिमालय जब ऊपर अपलिफ्ट कर रहा, उठ रहा होगा, तो मुख्य हिमालय की परत में जीवाश्महीन हो गई, ये बात भी सही है। वही लघु हिमालय की परतदार चट्टानों के समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिले, ये बात भी सही है, क्योंकि कुछ मछली के जीव जंतु मिले हुए हैं। तो अब ऐसा भी माना जाता है ये टाइफिस सागर से उठा हुआ। तो उसके बाद में बाह्य हिमालय का या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, तो ये भी सही है। तो आंसर ये तीनों हो जाएंगे। तो 11 का डी। वही क्वेश्चन है 12 अगर देखें, अकबर ने शेरशाह की तरह राज के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। ठीक, हाँ प्रयास किया था, ये भी सही। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये भी सही। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके मतलब कथन और कारण दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। वही क्वेश्चन नंबर 13 अगर देखें, तो निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। तो सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। तो अगर सरनाल का युद्ध देखें तो 1572 में हुआ था गुजरात अकबर के समय। वही बिलग्राम का युद्ध या इसे कन्नौज का युद्ध कहते हैं, तो ये 1540 में हुआ था। वही धर्मत का युद्ध अगर देखें तो ये 1758 में हुआ था। और वहीं अगर ये जजाऊ का युद्ध देखें तो 1807 में हुआ था। तो अब यही देखें अगर हम लोग, तो सबसे पहले कौन हुआ, कन्नौज, बिलग्राम यानी सेकंड सबसे पहले रहेगा। तो यहाँ सेकंड पहले नहीं है, यहाँ सेकंड पहले नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब उसके बाद में सेकंड के बाद में कौन सा आएगा, सेकंड, उसके बाद 1540, फिर 1572 फर्स्ट, सेकंड फिर फर्स्ट। तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा। फिर थर्ड पे धर्मट आएगा, फिर जजाऊ आएगा। तो हम लोग का आंसर 13 का ये होगा। वही हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बात सही है। वही हठ योग क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी बात सही है। तो दोनों आंसर सही है। हम 15 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, मतलब एकता व्यवस्था की नहीं है। तो ए एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बी शासननामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, सी एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खातों में जाती थी, डी मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने के पड़ते थे। तो एकता व्यवस्था कौन सही नहीं, तो ये सही है एकता व्यवस्था के लिए। सियासतनामा ये भी सही है कि सियासतनामा में चर्चा हो, ये भी सही है। तो कौन सही नहीं, तो ये सही नहीं। तो हो सकता है दोबारा क्वेश्चन बनाए तो आप वो पूछ ले कि एकता व्यवस्था में क्या सही है। तो ये तीनों सही है, ये भी याद करना पड़ेगा।
वहीं अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो तबाके नाशरी, मिनहाज सिराज, जश जानी, तारीख फिरोजशाही, शम्स सिराज अफीफ, तुगलकनामा, इब्ने बतूता, हुमायूनामा, गुलबदन बेगम। तो ये सही है। तबाके नाशरी, तारीख फिरोजशाही, शम्स सिराज अफीफ, ये भी सही है। तुगलकनामा इब्ने बतूता नहीं लिखा था, इब्ने बतूता ने रिहाला लिखा था। और तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा जो लिखा था तो इसको लिखे थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। तो आंसर कौन सा हम लोग का होगा? सी, क्योंकि तुगलकनामा अमीर खुसरो लिखा था, इब्न बतूता जो लिखा था, और रिहाला। वही देखें, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिड ए 1870, बी 1872, सी 1874, डी 1876। तो ये 1872 में पारित हुआ था। इसमें लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष एज रहा था। वही अगर देखें, यहां भी सूची मिलाना है तो पाबना विद्रोह क्या था? पाबना विद्रोह 1853 से 1885 चला था, ये सही। तो ये का अगर हम दूसरा देखें तो ये सारे आंसर कट जाएंगे, एक ही पे आ जाएगा आंसर हमारा। तो वही अगर देखें ए का, तो ये 1922 दिया, लेकिन नहीं, 1921 ज्यादातर बुक में दिखाई देता है। वही संथाल विद्रोह अगर देखें तो 1855-56 है, ताना भगा 1914 है। तो हम लोग का आंसर ये 18 का बी हो जाएगा। वही अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन 1931, सांप्रदायिक निर्णय या सांप्रदायिक अवार्ड 1933। तो देखो, ये नहीं पता है मुझे, लेकिन ये 100% पता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि ये 1932 में कम्युनल अवार्ड जो आया था 1932 में। अब ये तो कहीं ना कहीं अब मुझे एक नया क्वेश्चन ये भी मिल गया कि भारतीय जल सेना अधिनियम भी 1927 में था। बाकी ये चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते रहते हैं। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तो ये हम लोग का बेसिक तैयार भी होना चाहिए। वही अब क्वेश्चन हम लोग 20 अगर देखें, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। साइमन आइक की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो अगर हम लोग देखें तो फिरोज शाह मेहता का मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। तो अब चौथा रहेगा पहले, तो ये भी कैंसिल, आंसर 2 बच्चे। यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है। अब वही देखें, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, तो ये 1930 था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। वही साइमन आयोग 1927। तो 13, अब इसके बाद में 15 के बाद में ये सेकंड आएगा, यानी 4 के बाद में सेकंड आएगा। तो ये आंसर हम लोग का ए सही हो गया। वही आएगा, फिर हम लोग देखेंगे आरएनए के अधिकारों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला में, लाल किला के दिल्ली में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर और आगरा फोर्ट में। तो कहाँ चलाया गया था? लाल किला में चलाया गया था। कौन कौन लोग थे? शहनवाज हुसैन, एक ढिल्लो करते थे और एक सहगल करके थे, 3 लोग थे। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 22 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। बात सही है। रीजन में अगर देखें, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान था, प्राच विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ये भी सही है, लेकिन क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका क्या, दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 23 देखें, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। सेकंड में राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया था। तो ये हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित नहीं, शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। तो क्या राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 में? नहीं, 26 जनवरी 1950 में नहीं अपनाया गया था। ये अपनाया जो गया था 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च
1957 को अपनाया गया था। तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन गलत हैं। वहीं अगर हम लोग देखें किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं लेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। तो ए 1975, बी 1977, सी 1976 और डी 1981 को ये आंसर इसका सी होगा। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी इंदिरा गांधी और डी राजीव गांधी। तो इसका विरोध किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत के निर्माण में वो भी अपना हिस्सा माने या अपना योगदान माने। अब वहीं देखें एसेशन रीजन, फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। ये बात तो सही है, 100% सही है। संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, ये भी बात सही है। तो क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सप्लेन ये नहीं करता है, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए ये इतना पर्याप्त नहीं है। तो ये इसका आंसर जो होगा ये बी आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं, ये बात एकदम सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये खत्म, एक पहले सही है, ये खत्म, आंसर ए 27 का ए। वहीं अगर देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहां देखेंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राजसूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। नहीं, ये द्वितीय अनुसूची में नहीं है, चौथे अनुसूची में है। तो आंसर इसका सी होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अब 11वीं अगर अनुसूची में देखें भारतीय संविधान के, तो 11वीं अनुसूची किससे? पंचायती राज व्यवस्था से है। तो पंचायती राज व्यवस्था में विषय पूछा तो 29 विषय है। ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ये 243 जी में बोला गया है, 29 विषय है। तो 29 का क्वेश्चन नंबर 29 का सी होगा, 29। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 देखें, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यह 1977 में अस्तित्व में आया। इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। केवल दो, एक और दो दोनों, केवल ए, ना तो ए ना तो दो। तो ये बात तो सही है, 1977 में आया, लेकिन इसका प्रधान कैबिनेट सचिव नहीं होता है, इसका मुख्य सचिव प्रधान होता है, चीफ सेक्रेटरी। तो आंसर इसका क्या होगा? केवल 1 सी। तो इसका केवल सी होगा आंसर। वही क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 31 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। तो ये सिर्फ त्रिपुरा है, क्योंकि 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, तो निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बंदी प्रतिचिह्न टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब सशरीर उपस्थित होना, परमादेश बी में, बी कमांड हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, और अधिकार परीक्षा बाय फाइट अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है? तो ये बात गलत है, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये उत्प्रेषण के लिए लिखा है, उत्प्रेषण रीट के लिए लिखा है। तो आंसर इसका सी होगा। वहीं अगर हम लोग देखें 33 का धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 110 में है, वही अनुच्छेद 109 में है धन विधेयक की प्रक्रिया। तो इसका आंसर बी होगा 33 का। वहीं सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पर तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों से जोड़ती है? तो ये करंट अफेयर था। तो ये मोतिहारी तथा अमलेखगंज है। वह यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था? तो ये बाकू था, अजरबैजान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 36, IMF के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक हैं? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। उस टाइम के करंट अफेयर है। वही भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 1919 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन था? तो ये ध्रुव था। उस टाइम का करंट अफेयर था।
वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आ गए तो थॉमस कुक कौन थे? थॉमस कुक क्या है? तो ये ब्रिटिश टूरियम कंट्रोल कंपनी है। तो ए का चौथा, अगर ए का हम लोग चौथा देखें तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। अब अगर देखें ग्रेटा थनबर्ग क्या है? तो पर्यावरण कार्यकर्ता है। ये बी का तीसरा है। अगर बी का हम लोग तीसरा देखें तो आंसर हम लोग का ये निकल आया डी। तो अब ए का हाँ, तो सी का पहला हो जाएगा। डॉक्टर उषा किरण भारत भारती सम्मान से हैं और वही हांगकांग के नेता हैं कैरी लैम। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये बोला है कि दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। तो जो दूसरी बार महिला को दिया गया था वो एस्थर डेप्लो थी। और वहीं पहली बार जो दिया गया था किसी महिला को, तो उसमें जो थी एलिनार ऑस्ट्राम, ये थी। 39 का जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। 39 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग आ गए हैं। तो सितंबर 2009 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति में निम्न में से कौन सी अवधि संबंधित है? तो 1932 तक ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये भी करंट है। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ए वाराणसी, बी मैसूर, सी नई दिल्ली और डी शिमला। तो इसका आंसर क्या होगा? मैसूर। वहीं अगर हम लोग देखें भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी बी इसका आंसर होगा 2030 तक, क्योंकि ये भी करंट से रिलेटेड है। तो करंट पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम लोग 43 आ गए। चंद्रयान सेकंड अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था? तो GSLV MK3 M1 को किया गया था। इसका ये आंसर होगा। वही हम लोग अब 44 पे आ गए हैं। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम लोग 44 है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। ठीक है, एकदम सही है। ये उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, ये भी सही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ये भी करंट से रिलेटेड था। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? नंबर 1 छिपकली, नंबर 2 तिलचट्टा या काकरोच, नंबर 3 सी घरेलू खटमल और डी में मच्छर। तो इसका आंसर क्या होगा? तिलचट्टा होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया किस पौधे की जड़ के साथ संयोग करते हैं? तो ए दालें, बी चावल, सी गेहूं और डी गन्ना। तो इसका आंसर क्या होगा? दालें, जो द्विफलीय फल है। जहां चावल एक ही है, गेहूं एक है, तो इसका आंसर ये होगा। वहीं जब देखें, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? तो देखो साबुन के ए त्रिज्या बढ़ जाती है, बी त्रिज्या घट जाती है, सी बुलबुले का लोप हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब उस पर आवेशित चार्ज किया जाता है तो बुलबुले का साइज बढ़ जाता है, इसका मतलब उसका त्रिज्या बढ़ गया। तो इसका आंसर ये होगा। वहीं अगर हम लोग देखें अगले क्वेश्चन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, स्पार्टम संश्लेषित मधुरक है, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ है, रियान रूपांतरिक स्टार्च है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि रियान रूपांतरिक स्टार्च नहीं, सेल्यूलोज से बना कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम रेशा। ठीक। अब वही देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास, ए बी केश या बाल, सी लूता रेशम या स्पाइडर सिल्क और डी खुर। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कपास। बाकी ये तीनों क्या है? प्रोटीन। और टाक्स के लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। तो ये संचालन, बी संवहन एवं विकिरण, सी ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा। संचालन भी होगा, संवहन और विकिरण भी होंगे। वहीं 51 गया थे कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है? मतलब अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका आंसर क्या होगा? पैंक्रियाज, अग्नाशय। ये इकलौती ग्रंथ है जो अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में, टैल्क में। तो इसका आंसर क्या होगा? जिप्सम। तो नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड,
कृत्रिम प्रकार संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम का बाइकार्बोनेट, गठिया का उपचार, दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल या एंटासिड। तो इसका ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में काम आता है। किसमें आता है काम? ये फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में। तो ये हमारा इसका क्या होगा? कौन सुमेलित नहीं ये। बाकी ये तीनों सम्मिलित है तो हमें ये तीनों का भी याद होना चाहिए क्योंकि रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, और ये तरीका भी प्रीवियस ईयर का होता है पढ़ने का। यहाँ तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। कार्बनिक अम्ल, फिनालियम फ्लोवोनाइड उपरोक्त में से कौन है? तो इसका आंसर सी होगा, 54 का सी होगा। अब वहीं 55 का अगर हम लोग आंसर देखें तो इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक न्यूनतम नहीं, अधिकतम रूप से आश्रित है। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों की संख्या में अधिक होता है, नहीं कम होता है, क्योंकि शब्द कुछ है, ये गलत, ये भी गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है। हाँ, उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होता है, ये बात सही है। तो आंसर हमारा सी होगा। द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली, ऐसा कुछ है नहीं है, तो हम लोग का आंसर सी होगा। तो 55। अब हम लोग कहाँ आ गए? 56 पे। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, बात सही। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, ये भी सही, ये भी सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 56 का। अब 57, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण, आधुनिक पर्यावरण। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। अब वही हम लोग आ गए सी पे, 58 पे। 58 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से सत्य नहीं है? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, मतलब सत्य नहीं है। तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैव विविधता में वृद्धि होती है, क्या ऐसा है? वही बी में दिया, उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते, ये बात तो सही है। विशालतम जैव विविधता अमेजिन वर्षा वनों में पाई जाती है, ये बात भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती, ये बात भी सही है। तो हम लोग का आंसर सत्य नहीं, तो ये आंसर इसका 58 का ये होगा। वही 59 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ए लाइकेंस, बी मेथिल मर्क्यूरी, सी गुलाब का पौधा, डी सूरजमुखी का पुष्प। तो इसका आंसर ए होगा, लाइकेंस। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अलवणीकरण, समुद्री जल, प्रतिलोम मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, पेयजल, विकृतीकरण, प्रोटीन और पाश्चुरीकरण, चाय। तो कौन सुमेलित नहीं है? डी सुमेलित नहीं, क्योंकि पाश्चुरीकरण जो होता है वो दूध होता है, चाय नहीं होता है, दूध होता है। क्वेश्चन हम लोग 61 आ गए। अब क्वेश्चन अगर हम लोग 61 पे देखें तो निम्नलिखित में कौन सा शाकनाशक का उदाहरण है? ए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट, सी ब्लीचिंग पाउडर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, सोडियम क्लोराइड। वहीं 62 का क्वेश्चन अगर देखें, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो है क्या? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी मेथेन। तो इसका आंसर क्या होगा? मेथेन होगा। ये भी इनडायरेक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे आ गए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। वहीं 64 अगर हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे, 100% ये करंट से रिलेटेड 100% सौर ऊर्जा का पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दीव बना। वही हम लोग अगर देखें 65 का, तो यह मानव विकास सूचकांक एसडीआई एवं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। ये सेम यही क्वेश्चन 2024 के प्रीलिम्स में रिपीट कर दिया गया था पीसीएस में। वही रीजन में एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत एवं शिक्षा एवं स्वास्थ्य घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। अब आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा?
क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चन है 65 का। तो क्या है, एसडीजी लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता से अंतर संबंधित है। तो ये क्या कैसा है, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो 64 का ए आंसर होगा। वहीं अब हम लोग 65 का ए आंसर होगा। वहीं अब हम लोग आ जाएंगे 66। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। तो क्या क्या होगा, ए 2 3 1 2 1 2 3। तो ये तीनों सम्मिलित होते हैं, तो आंसर इसका डी होगा 66 का। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन 67 में। घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोडों का सही उत्तर चुनिए। अब देखो ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि 2018 में रिपीट किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ ऑप्शन गलत था। तो यहाँ देखें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2008, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो अगर देखो तो वन्यजीव संरक्षण सबसे पहले, यानी ये सबसे पहले, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। उसके बाद में अगर देखो प्रोजेक्ट टाइगर 1973, तो अब प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है, तो 1 फिर 3, तो 1 3 यहाँ आंसर मिलेगा। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट हाथी 1992, फिर जैव विविधता अधिनियम 2008। तो इसका आंसर बी होगा। अब 67 हम लोग आ गए। पर्यावरणीय कुजनीय वर्ग पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरण कुजनीय वर्ग का आकार किस प्रकार होता है। तो इसका जो आकार होता है, ये इस कर्व को ऐसे बनाया जाता है। तो ये किस टाइप का, उल्टा यू आकार का होता है। तो इसका आंसर ये होगा। वही अब देखिए फिर एसर्शन रीजन का आया 71 का। अगर देखें क्वेश्चन आया है तो क्या है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। नीचे दिए गए कोड सही। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब अगर देखें तो इसका एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो कारण कथन दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रही है। तो 71 हो गए। अब वही 72 क्वेश्चन देखें। वैसे किस प्रत्यक्ष लाभ योजना की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। तो मनरेगा, पहल, फिर एनएसएपी, ऊपर में से कोई नहीं, तो पहल को माना गया। उस टाइम के करंट अफेयर का था ये। क्योंकि 73 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करता है। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देता है। 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। ये तीनों बात सही है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर हम लोग देखें, लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो ये तीनों सही। तो आंसर इसका 74 का डी हो जाएगा। वही आप देखें लोग 75, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। 75 का अगर हम लोग देखें तो सार्वजनिक उपयोगिता का संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, समतावादी लक्ष्य को आगे बढ़ाना। तो ये सभी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब 76 हम लोग आ गए। 6 अगर हम लोग देखें, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजिला, मतलब सुएज नहर है। और सुएज नहर में किधर से देखना है, उत्तर से दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण। तो बी में ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजिला।
सी में लेक मंजला, ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिमसा। डी में लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो इसका आंसर डी होगा। पहले लेक मंजला है, फिर लेक टिमसा है, फिर ग्रेट बिटर लेक है, फिर लिटिल बिटर लेक। तो 76 का डी आंसर हो जाएगा। और 77 का अगर देखो, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है, किसका हिस्सा है? उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं, तो ये उत्तर अटलांटिक कटक का हिस्सा है। वहीं अगर हम लोग देखें 78 क्वेश्चन, तो बिलीज, टाइफून, बेगवा, हरिकेन्स। तो अगर हम लोग देखें 78 का, तो अब देखो ये सबको पता होता है कि हरिकेन्स कहाँ था? यूएसए। तो अगर देखें डी का 4, तो हम लोग का आंसर ऐसे भी चला जाएगा। उसके बाद में अब हम लोग का क्या बचा? सी का अगर देखें तो क्या होगा? बेगुआ कहाँ आता है? फिलीपींस में। तो सी का पहला कहाँ है? तो ये चला गया। तो आंसर हम लोग का क्या बचा? डी। तो अब ये का यहाँ से भी निकलेगा, बिलीव ए का दूसरा ऑस्ट्रेलिया बिलीज में, और टाइफू कहाँ आता है? जापान में आता है। तो हम लोग का आंसर डी होगा 78 का। वही 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं? साइबेरिया मतलब रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं। तो ए कजान, बी उमस, सी सोची, डी चिता। तो इसका आंसर सी होगा। वही निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सांताना, मतलब ये विंड का पवन दिया और देश दिया। सांताना, कैलिफोर्निया, हबूब, सूडान, यामो, जापान और मिस्ट्रल, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या सुमेलित नहीं है? ये डी, क्योंकि मिस्ट्रल जो है ये फ्रांस में है, रोन घाटी। अगर अभी हाल ही में जो अमेरिका में आग लगी थी कैलिफोर्निया में, वो सांता आना के कारण, क्योंकि ड्राई पवन होती है। वहीं अगर हम लोग देखें 81 में, 81 का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, तलचन, कनपुला, सिंगरौली, सिंगरेनी, ये 81 का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें तलचर कहाँ है? तो ये उड़ीसा में पड़ता है। महानदी, तो महानदी घाटी आएगी। तो अगर हम लोग देखें तो ए का चौथा, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट ये आंसर मिल गया हम लोग का। तो इसी तरीके से बी का पहला हो जाएगा कनपुड़ा, ये झारखंड में दामोदर घाटी पे पड़ेगा। वही सिंगरौली ये जो पड़ेगा तेलंगाना में, सेकंड सोन घाटी, ये यूपी और एमपी का बॉर्डर पे है। वही सिंगरेनी तेलंगाना में है, गोदावरी घाटी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 81 का ए। वही हम लोग देखें निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित है? भारत में अवस्थित है, अवस्थित नहीं है। तो इसका देखिए कामेट, ये भी उत्तराखंड है। नंगा पर्वत ये उत्तराखंड में है। नामचा बरुआ ये तिब्बत अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में, ये भी नहीं है, और मतलब ये भी भारत में अवस्थित नहीं है। और गुरला मंदाता ये भी भारत में स्थित नहीं। तो इसका अगर हम देखें तो इसका आंसर दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों, क्योंकि ये भी तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास में गुरला मंदाता। तो 82 का ये बी दोनों सही हो जाएंगे। वही देखें 83 के, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जुड़े जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से, तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से चक्रवात बनता है। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बारिश करता है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घटता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब वही अगर मानसूनी देखें तो पूर्व से पश्चिम की ओर घटता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 84 देखें, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी, ऊपरों में से क्यों नहीं? तो ये लूनी नदी है आंसर इसका 84 का। वहीं देखें 85, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी महानदी डेल्टा, सी बंगाल डेल्टा, डी कावेरी डेल्टा। तो इसका बंगाल डेल्टा आंसर है। वहीं अगर देखें 86 का अगर हम लोग देखें
तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बात सही है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित, ये भी बात सही है। तो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा है। तो फिर आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा, क्योंकि ये कथन ए तथा कारण दो सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं, तो आंसर इसका बी होगा। देखें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दाम ताम्र की मुद्रा है, देशाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, जरीब एक प्रकार का कर। तो ये सारे सही, इसे याद भी होना चाहिए क्योंकि अगली बार यहीं से रिपीट सकता है कि दाम क्या है, देशाई क्या है, दीवान क्या है। और जरीब क्या है? एक प्रकार का भूमि माप करने वाला, भूमि मापने वाला। तो आंसर हमारा क्योंकि सुमेलित है तो डी नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में देखें, अगर मुल्ला दाऊद, चंदायन, दामोदर कवि, आशिका, सोमनाथ, पद्मावती, अमीर खुसरो, राजविभव। अब अमीर खुसरो का सबको पता है कि फेमस क्या है, आशिका। तो डी का दूसरा एलिमिनेशन लगाओ, ये कटे लो, अमीर खुसरो पे आंसर निकले, आंसर इसका बी हो गया। अब यही तो ए का पहला हो जाएगा, मुल्ला दाऊद का चंडायन है, दामोदर कवि का पद्मावती की कथा है, सोमनाथ का राग विभव है। अब इसे याद करना है क्योंकि अगली बार हो सकता है यहीं से कुछ रिपीट करते हैं। अगर हम लोग देखें निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह है, बी मालवा का राज बहादुर, सी मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर डी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वही अगर हम लोग देखें फिर सुमेलित करना है, पल्लवा सबको पता है, कांचीपुरम ए का दूसरा, तो ये चला जाएगा। वहीं अगर हम लोग देखें पांड्या, मदुरा बी का तीसरा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, लो आंसर बी। तो वहीं यादव का देवगिरी और ककातिया का वारंगल। ठीक, तो हम लोग का ये भी हो गए। अब देखें क्वेश्चन नंबर और आगे, मार्कों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर चुनिए। रबियत दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर। अभी क्या कालानुक्रम में चुनना है। अब देखो, अगर जौनपुर किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक, सर की शासक है। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या होगा? अटाला मस्जिद जौनपुर, यानी डी सबसे पहले होना चाहिए। तो ये हमारा ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, आंसर ऐसे भी एक पे ही अटाला मस्जिद पे ही निकलेगा। और सेकंड पे क्या आ जाएगा? शेरशाह सूरी का मकबरा, क्योंकि 1945 में बना था। वही हुमायूं का मकबरा, ये 1945 ने 1545, हुमायूं का मकबरा 1570। ठीक, तो इसके बाद में क्या आया? शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर ये रबियत दौरानी का मकबरा, इसे औरंगजेब बनवाया था, बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो औरंगजेब का अगर काल पीरियड दे दो 1757-58 से स्टार्ट है, 1807 तक। वो 1657-58 से स्टार्ट है, 1807 तक। अब वहीं देखें, अगर मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा सही है? तो मनसबदारी व्यवस्था राज के कुलीन वर्गों से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ की थी, बात सही है। मनसबदारी का पद पैतृक था, बिल्कुल नहीं था, वंशोगत था ही नहीं, तो ए सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। वहीं देखें मिलान वाला, तो इलाहाबाद की संधि है, मैंगलोर की संधि है, सालाबाई की संधि है, मद्रास की संधि है। तो इलाहाबाद की संगीत कब हुई थी? 1765 में, क्लाइव के बीच और शालम सेकंड के बीच में, 1765। तो ए का आंसर क्या होगा? 4। तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे। अब हम लोग 2 पे फिर फंसे, तो बी का भी दूसरा होगा क्योंकि दूसरा है, सेकंड यहाँ भी है। तो मैंगलोर की संगीत 1784। ठीक, अब शालाबाई की संधि 1782 में। तो सी का पहला कहाँ है? यहाँ है, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा।
और मद्रास की संधि 1769। तो ये हम लोग को याद रखना है। वहीं देखें निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन है, सबने अवज्ञा आंदोलन है। तो देखो कालानुक्रम में अगर देखो पूना पैक्ट तो 1932, गांधी इरविन समझौता 1931 5 मार्च 1931 है, क्रिप्स मिशन 1942, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। तो अब कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो 32, 31, 30, तो सबसे पहले सबने अवज्ञा आंदोलन ये चौथा रहेगा, तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। तो 4, उसके बाद में सेकेंड, फिर सेकेंड के बाद में फर्स्ट, तो 4, 2, 1, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा 94 का। हम लोग असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। सेकंड क्या है? पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। केवल ए, बी में दोनों, ए और सी में केवल 2 और डी में न तो 1 न तो 2। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सही है, तो इसका आंसर बी होगा। वही मुस्लिम लीग 96 का देखें, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी राजगोपालाचारी, सी चित्तरंजन दास और बी DP मेनन। तो ये कौन बनाए थे? सी राजगोपालाचारी। वही अगर देखें द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो ए पार्थ सारथी गुप्त, सी गोपाल, एस गोपाल, बी में एस गोपाल, सी में BR नंदा और डी बिपिन चंद्र। तो इसका आंसर क्या है? बिपिन चंद्र। वहीं अगर हम लोग देखें निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में, ये और बी दोनों, ऊपर में से कोई नहीं। तो देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर देखते हैं 48A में किया गया है और मूल कर्तव्य तो ये किस में है? 51AG में किया गया है। इसका मतलब दोनों सही है। इसका आंसर सी 98 का सी होगा। 99 का अगर हम लोग देखें तो पंचायतों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? 50% सीटें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं और मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। अब देखो गांव के रहने वाले सभी लोग इसमें भाग लेते नहीं, ऐसा नहीं है। मान के चलो किसी गांव में कोई दूसरे लोग आ गए या कहीं एसाइलम लेके रहने लगा तो ये बात गलत हो जाएगी। गांव में जितने लोग हैं सब वोटर। तो सेकंड अगर हम गलत माने तो ये चला जाएगा, ये चला। अब फर्स्ट या तो थर्ड सही होगा। अब फर्स्ट में क्या है? 50% सीटें अनुसूचित जाति, तो ये किसी राज्य में, जैसे 50% सीटें अगर देखेंगे तो बिहार है, MP है, राजस्थान, UP है, बाकी हर स्टेट में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन ये तो 100% सही, तो आंसर इसका डी होगा। वहीं अगर देखें मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? RTE अधिनियम, RTI अधिनियम, मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो यह RTI अधिनियम से संबंधित है, ये याद रखना कि RTI अधिनियम से संबंधित है। किसान 101 क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के निम्न में से कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। ये 101 का क्वेश्चन है, 101 नंबर का क्वेश्चन। तो 101 में देखें राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सी होगा। किसने कहा भारत के अर्ध संघात्मक राज्य? ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन रिपीट किया था 2024 के प्री में। लॉर्ड ब्राइस, आइवर जेनिंग्स, H.G. लास्की, केशिवेरे। तो इसका आंसर केशिवेरे था। क्वेश्चन नंबर 103 हम लोग जाएंगे। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो ये कब किए गए थे? ये 26 अक्टूबर 1947। ठीक, तो सबसे पहले तो यही हो गया।
ये तो आंसर ये चला जाएगा, ये चला जाएगा। भारत का संविधान लागू, यह भी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो सेकंड सही हो जाएगा। तो कहाँ है आंसर इसका? सी हो जाएगा। फिर इसके लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित कर दिया। वही जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान कब हो? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। तो आंसर सी इसका होगा। एक्सट्रैक्शन रीजन का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है जिसमें कथन ए और दूसरे कारण आ है। केंद्रीय कानूनों को संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारता है, अनन्य अधिकारता दिया है। एक्सक्लूसिव पावर, रीजन में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। यह बात भी सही, यह बात तो सही है, लेकिन अनन्य अधिकार नहीं है। इसका मतलब ए गलत है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। वहीं भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। तो इसका आंसर क्या होगा? 24 अप्रैल को, क्योंकि जो 73 संविधान संशोधन आया था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। अब देखें 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो ये कौन सा? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 है, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 43 है। तो ये इसका आंसर ये होगा, अनुच्छेद 43 है। वहीं हम देखें 107 का संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो या लागू किया जा सकता है या लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? या लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये जरूरी है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं कि इसे लागू करना ही होगा, परिवर्तनीय है, ये परिवर्तनीय नहीं है। इस तरह क्वेश्चन सिविल में पूछा जा चुका है यूपीएससी में। 108 अगर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, फिर बी राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, सी राज्यपाल की पदावधि और डी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका आंसर ये होगा। अच्छा, यही अगर केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अगर होता तो ये कौन सा आर्टिकल होता? क्योंकि जो यहाँ 162 है वही यहाँ 73 अनुच्छेद है, जहाँ ये 163 है वही अनुच्छेद यहाँ 74 है। तो ये केंद्र के लिए 73 होता है। वही निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ए मार्कंडेश्वर, बी कैलाश, सी मनुदेवी, डी भीमाशंकर। तो इसका आंसर क्या होगा? मार्कंडेश्वर। ये अब हम लोग 110 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे देखेंगे। तो 110 अगर हम देखें तो एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो डोरियन क्या है? चीन में आया। वही अगर देखें 110 का तो हेजिबिस कहाँ है? जापान में है। तो यहाँ से कुछ आंसर निकलेगा, ये कट गए, ये कट गए, तो आंसर बी हम लोग का आ गया। तो सेकेंड का क्या होगा? लिख सी का तो ये हम लोग का आंसर बी हो गया। एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। वही अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च योग स्थापित करने की घोषणा की? ये भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी होगा। नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका कर्नाटक है। बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन अदर के लेखिका कौन है? ये बताना है। 113 का ये भी करंट का क्वेश्चन है 2019 का। तो इसका आंसर क्या होगा? बर्नाडीन इबारिस्तो, आंसर डी।
वहीं देखिए विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु को फाइनल मैच में किसको हराया था? कैरोलिना मरीन, ताइजू जिंग, नोजोमी ओकुहारा। तो नोजोमी ओकुहारा है 114 का सी। ये भी करंट से रिलेटेड था, खेल से। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? तो ये भी करंट है, मांगदेछू विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना? तो ये सिक्किम भारत का है। वहीं देखें, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो यहां भी पुस्तक का पूछा है, तो ये बांस कला से है। वहीं पैरा एथलीट दीपा मलिक, जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है? तो ये गोला फेंक है। ये इसका मतलब स्पोर्ट का क्वेश्चन अच्छा खासा आता है, स्पोर्ट का वेटेज अच्छा खासा है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 करें, 119 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 119, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? यह भी करंट का, तो न्यूयॉर्क था। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो सकता है? डिसीज से पूछा। ए बेरीबेरी, बी घेंघा, सी रतौंधी और डी वारंधता। तो वारंधता जो होता है ये जेनेटिक होता है। जेनेटिक वारंधता क्या होता है? जेनेटिक होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। और पालिश हुए चावल से कौन सा रोग होता है? बेरीबेरी। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, ये भी विटामिन से पूछा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विटामिन सी धान की चोकर, राइस ब्रेन, ठीक है बात। विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, ये भी बात सही है। अब विटामिन के अल्फा, ठीक। तो क्या हुआ? विटामिन बी, क्योंकि ये कार्ड यकृत है, ए और डी से है, विटामिन ए से, तो यहाँ B2 नहीं होगा। तो आंसर 121 का बी होगा। नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एसर्शन रीजन से हैं। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, ये भी विटामिन से। लगातार 3 क्वेश्चन विटामिन से। मानव केवल अनिवार्य सोच पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। इसका आंसर सोचकर लगाइए कि क्या होगा। तो ये क्या होगा? अगर हम लोग देखें, मानव अंग केवल अनिवार्य सोच पोषक तत्वों का संश्लेषण करते हैं, ये बात गलत होगी। और ये बात हम लोग की सही है। तो अगर आर गलत हो जाए तो हम लोग का सी हो जाएगा, 122 का सी। 123 में हम लोग आए, क्योलार, टेक्साल, जिंक फास्फाइड, नाइट्रोसेल्यूलोज। तो अगर हम लोग देखें, क्योलार क्या है? तो एक संश्लेषी रेशा है। क्योलार क्या है? एक संश्लेषी रेशा है, ठीक। तो एक का दूसरा, तो यहां से ये आंसर चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा, तो बाकी बचेगा ये। तो अब बी का अगर हम निकल आएगा तो 3 या 4, तो टेक्साल, तो ये कैंसर रोधी दवा होता है टेक्साल। सी, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। तो सी का जिंक फास्फाइड रोडेंडासी और नाइट्रोसेल्यूलोज विस्फोटक। 123 होगा। 124 हम लोग देखेंगे। नंबर 124 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थालीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपतन, वाष्पीकरण, विसरण, विकिरण। तो इसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन प्रोसेस या ऊर्ध्वपतन है। तो इसका आंसर ये होगा। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्ण, अपवर्तन। तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आंसर ये 125 का। 126 से एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वह जैव उत्प्रेरक होते हैं, वह शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वह उत्पादित होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न तो दो। तो इसका आंसर क्या होंगे? दोनों होंगे, क्योंकि ये दोनों बात सही है। और एंजाइम जो क्या होते हैं वो प्रोटीन भी होते हैं। 127 का देखें, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ए लौह, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। तो इसमें किसका अभाव होता है?
आयरन का लौह का होता है। 28 पे आ गए हैं। आर्डर में लगाना है। ये क्वेश्चन जो आर्डर में लगाना है ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने वाले ही आते हैं। अगर यहां देखें तो क्योलार बोला है निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आंसर कौन सा है? क्योलार सबसे पहले, तो ये 4 होगा पहले में, तो पहले अगर 4 देखो तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो हम लोग का 2 बचा आंसर ए। अब ये दोनों में से कौन सा होगा 128 में से? तो अब उसके बाद क्या है? फ्लोरीन, तो ये 4 के बाद 2 आएगा, तो ये भी चला गया, तो आंसर क्या बचा? बी। फिर 3 एक मतलब ब्लैक गोल्ड सबसे लास्ट में। अब 129 में बिब्लियोमेट्री क्या है? बिब्लियोमेट्री पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, सूचना प्रबंधन सेवा, ये साइंस टेक्नोलॉजी का सूचना प्रबंधन उपकरण, पुस्तकालय सेवा, तो ये सूचना प्रबंधन उपकरण का है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? एल्बिडो से संबंधित है, तो ये संचार शक्ति, बी अवशोषित शक्ति, सी उत्सर्जक शक्ति, डी वापसी की शक्ति। तो इसका क्या है? वापस अल्बिडो बर्फ में सबसे ज्यादा होता है, ये सूर्य किरण को सबसे ज्यादा वापस करता है, तो 130 का डी। अब हम लोग 131 के आ गए। गहरी कार्बन वेधशाला डीसीओ के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए है। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 131 का। वहीं अगर देखें निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, और क्योटो प्रोटोकॉल जन संरक्षण। ये बात गलत है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस से हैं, ग्रीन हाउस गैस से हैं, तो ये आंसर सुमेलित नहीं, तो डी हो जाएगा 132 का। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं क्योंकि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, बात बिल्कुल सही है, तो ये एक्सप्लेन भी कर रहा है और दोनों सही भी हैं, तो 133 का ए। पारिस्थितिक तंत्र में एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है, तो ये क्या होता है? घटती है, तो 134 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हला शैवाल, तो इसका आंसर डी होगा 135 का डी। वहीं देखें स्मॉग 136 का अगर हम लोग देखें तो स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है: ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, तो इसका आंसर कौन से होंगे? डी होंगे, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड 136 के डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 पे आ गए। कि निम्नलिखित में से दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है: जीन संरक्षण के, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण, तो ये किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए जाता है। और कौन देता है? यूनेप देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये देता है। इसकी राजधानी वो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। यूनेप के हेडक्वार्टर कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में। श्याम रिवर या ब्लैक होल क्या है? तो हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा, तो कोलैप्स्ड स्टार, तो इसका आंसर डी होगा 138 का डी। वही हम लोग देखें 139 का, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कहाँ है? ए गंगा का मैदान, बी ट्रांस हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी मध्य भारत। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सी पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है? ये योजना आयोग, बी विनिवेश आयोग, नीति आयोग, वित्त आयोग, तो योजना आयोग तो खत्म ही कर दिया गया, अब कौन है? नीति आयोग 140 का सी। वही हम लोग देखें
141 लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम लोग देखें नायक समिति, तो नायक समिति की स्थापना जो हुई थी 1991 बनाई गई थी। वहीं अगर आबिद हुसैन समिति देखें तो 1995। वहीं एस कोहली समिति अगर देखें तो ये 2000। वहीं कार्बे समिति अगर देखें तो 1955। तो क्या होगा, पहले फोर्थ होगा, उसके बाद में 91 यानी फर्स्ट होगा, उसके बाद में आबिद हुसैन सेकंड होगा, उसके बाद में थर्ड एस कोहली। तो क्या इस तरह कोई ऑप्शन है? 4 1 2 3 इस तरह ऑप्शन नहीं है। तो एक बार हम लोग रिवर्स करके भी देख लें, जैसे हम लोग इधर से भी मिला के कि पहले इसको हम लोग सेकेंड को रख लें, सेकेंड, उसके बाद में 95 कब आएगा, वो पहले थर्ड, फिर सेकेंड, थर्ड, फिर सेकेंड, मतलब पहले थर्ड होगा, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और सबसे लास्ट में फोर्थ। तो क्या इस तरह थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, तो इस तरह आंसर, क्योंकि यहां से हम लोग का आंसर निकल नहीं रहा है और कालक्रम में व्यवस्थित, तो ये क्या दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे दिया है, तो यहां से निकल तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर नहीं आया। देखें 142 अगर हम लोग देखें तो 142 का हम लोग देखेंगे अगर, तो अंध नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, समृद्ध बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो ये हम लोग को जरूरी है कि सारे पता। तो हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, तो ये 1975 में बनाई गई थी। तो बी से बी का पहला देखें तो यहाँ से ये कैंसिल, तो यहीं से हम लोग एक ही पे निकालिए। तो आगे देखें ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में बनाई गई थी, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मिलान कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें ये का दूसरा 1996 में अंध नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो हम लोग का ये 42 हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 पे आ गए हैं। में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी दर में तेजी से गिरावट है, क्योंकि पारिवारिक आय में सुधार और शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी में गिरावट आई है। इसके और भी कारण है, ये भी सही है, लेकिन इसके और भी कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं। तो मतलब इसका व्याख्या नहीं करे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ हम लोग का क्वेश्चन देखिए, भारत की निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्योंकि मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं रही है, कमी आ रही है। तो 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या में सापेक्षता अधिक नहीं, ये निर्भरता अनुपात में आएगा। 60 वर्ष और अधिक जनसंख्या के सापेक्षता अधिक, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी निर्भरता में आता है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंसी रहती है। सी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक, और 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष व अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक। तो ये अगर अधिक हो जाए 0, तो ये भी निर्भरता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 145 पे आ गए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आपको SDG गोल्स जो 17 है वो याद कर लेना है, क्योंकि हर बार वो एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ 145 में निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो ये SDG 6 है। आप लोग को ये सारे SDG पता होना चाहिए। समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था? ये क्लब ऑफ रोम, बी यूनेस्को, सी ब्राटलिन आयोग और डी एजेंडा 21। तो ये क्लब ऑफ रोम था। इसका आंसर 146 का ये होगा। अगर देखें, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये समान स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, उपरों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये होगा समान स्थिति बेरोजगारी। वहीं अगर हम लोग देखें 148 का,
कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बना दिया, और सेकंड, इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% CSR गतिविधियों में व्यय करना होगा। तो ये 1% नहीं है, ये 2% है, और ये 2013 का है, 14 नहीं 2013 का है। तो ये दोनों गलत हैं। तो आंसर इसका डी होगा 148 का। वहीं 149 देखें, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब हक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मॉरिस डी मॉरिस इसका 149 का। ये भारत का वैश्विक भूख सूचकांक SGI 2017 में क्या स्थान था? तो ये 100वां था। तो ये हमारा 150 क्वेश्चन पूरे हुए 2019 के पेपर का। अब हम अगला क्लास 2020 के पेपर के लेंगे। धन्यवाद।